यार हम घर जाते हैं तो ये तो हमको टंकी का पानी पिला देता है। स्कूल में ऊपर एक वही पानी की टंकी होती थी और हम नीचे नल चालू करते थे वॉशरूम में, हम वहीं से पानी पी लेते थे। हाँ, वो दिमाग में था ही नहीं वो गंदा है। मुझे तो ये तब पता चला, वो लोग जब बोलते थे "अरे ये तो खराब पानी है", तब मुझे पता चला अच्छा ये खराब पानी है। एक बहुत बड़ा हॉल होता था जिसमें सीमेंट के 24 बेड बने होते थे या 12 इधर और 12 इधर। बाउंड्री पे ऐसे एक आइसक्रीम लेके आता था, वो बोलता था हमें लोहा दे दो, हम आपको आइसक्रीम देंगे। तो हमें तो ऐसा लगता था वाह यार फ्री में आइसक्रीम मिल रही है, वो ये लोहा फ्री का है, पड़ा किस काम का है। बंक करते थे मूवीज़ देखने के लिए। हाँ, तो हम आते थे उज्जैन मूवीज़ देखने। आप बोलते हो ना कि हमारी प्राइवेट लाइफ़, पब्लिक लाइफ़, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी लाइफ़ थी वही लाइफ़ थी। खाली झगड़े होते थे और झगड़े का तो एक ही रूल है कि कोई आपसे बड़ा है तो आप मार खा लोगे, छोटा है तो आप मार दोगे। बचपन से घर में हो तो आपके डिसीज़न सब लेंगे ना। आपके पेरेंट्स लेंगे, आपके पड़ोसी भी लेंगे, आपके रिश्तेदार भी लेंगे, आपके भाई-बहन भी लेंगे और सब कुछ ना। अब वहाँ पे जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, आप खुद ही करते थे। तब आदत हो गई थी खुद से सोचने की और खुद से करने की। भी एक पेरेंट बन चुके हो, तो क्या आप खुद सोचते हो कि यार आपके बच्चों को आप उसी माहौल में भेजें जिससे वो एक दुनिया के लिए एक मजबूत बन सके, वो मतलब इस बाहरी दुनिया के लिए। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि प्री एजिंग बोर्डिंग स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा कम एज में। अगर आप किसी बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं तो एक 5 साल के बच्चे का या 10 साल के बच्चे का क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या अच्छी बातें रहती हैं, क्या बुरी बातें रहती हैं। तो उसी के एक कैंडिडेट जो कि भारत का बहुत ही पॉपुलर स्कूल है नवोदय बोर्डिंग स्कूल, उसके एक कैंडिडेट है पीयूष नागर। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। तो लेट्स अवर शो बिगिन। 3, 2, 1। वेलकम पीयूष भैया। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। आई एम क्यूरियस टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि मुझे पता है कि आपको इतना टाइम, मैंने कम उम्र में आप एक बोर्डिंग स्कूल में चले गए थे। तो मुझे जानना है कि यार उस उम्र में तो किसी बच्चे का कोई ऐसा माइंडसेट ही नहीं रहता है कि यार मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है, या उसको कुछ अवेयर नहीं रहता है वो। तो उस टाइम पे आपका बोर्डिंग स्कूल में जाने का आपका खुद का डिसीजन था ये, या आपके पेरेंट्स का था? आपने सही बोला है कि नॉर्मली बच्चे अवेयर नहीं होते और मैं भी अवेयर नहीं था। मुझे नहीं पता होता था कि उस समय बोर्डिंग स्कूल क्या होता है, नवोदय क्या है। वो तो मेरे घर पे जैसे अंकल ने मेरा फॉर्म भर दिया था 5th क्लास में नवोदय की एग्ज़ाम के लिए, और मैंने एग्ज़ाम दी और क्लियर भी हुई वो। और एक्चुअली मेरा वेटिंग लिस्ट में नंबर था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि टोटल अब मुझे नहीं पता रिसेंट रूल क्या है, पर जब मैं पढ़ता था मेरा एडमिशन अराउंड 2001 में हुआ था। तो 80 बच्चे सिलेक्ट होते थे एक्चुअली 6th क्लास में। आपको जब आप 5th में होते हैं तब आपको उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है और 6th क्लास में उसका एडमिशन होता है। टोटल 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब उसमें क्राइटेरिया रहता है कि 70% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र से आना चाहिए, क्योंकि इस स्कूल का मेन पर्पस यही था कि गांव के लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, सीबीएसई बोर्ड एजुकेशन की। ताकि नॉर्मली क्या होता है कि सीबीएसई स्कूल्स अधिकतर आप देखोगे, जितने प्राइवेट सीबीएसई स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही खोले जाते हैं। कभी आप गांव में जाकर देखो, आज तो फिर भी लोग हो सकता है खोलने लगे हो आउटर एरियाज़ में, बट अगर आप पहले देखोगे तो गांव में सिर्फ सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट तो होते ही नहीं थे। और अगर प्राइवेट में भी अगर आप सीबीएसई की बात करोगे तो नहीं होते थे। तो ये सरकार का विज़न था कि गांव के लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, तो उसके तहत नवोदय विद्यालय खुले थे। और उस समय मुझे नहीं पता था क्या एग्ज़ाम होती है। घर वालों ने फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। या कुछ प्रिपरेशंस वगैरह आपने करी हो उसमें? मुझे याद है एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए भी मैं नहीं गया था। अंकल ने किसी एक टीचर से पूछा था, तो कुछ 1 मंथ की कोई कोचिंग क्लास लगाई थी वहाँ पे। तो जो अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था उस समय, उस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने क्या पढ़ाया था। और एग्ज़ाम का भी कुछ याद नहीं है कि क्या, कैसे क्लियर हुई थी, क्या हुआ था। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप वेटिंग स्टूडेंट्स रहे थे उसमें, कि हाँ। आपका वेटिंग पीरियड में नाम था और किसी ने ज्वाइन नहीं करा और आपका सिलेक्शन हो गया।
बिल्कुल, एक्चुअली मैंने बताया ना कि 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो मेरा नंबर कुछ 80 के बाद होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हर कोई बोर्डिंग स्कूल जाना प्रेफ़र नहीं करता है, हो सकता है किसी के मन में कुछ हो, कुछ पेरेंट्स मना कर देते होंगे, कुछ बच्चे खुद मना कर देते होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि टोटल 80 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 5 ने ड्रॉप आउट कर दिया, तो नेक्स्ट 5 को ऑप्शन मिल जाता है। मतलब वो कौन सी जगह पर था आपका स्कूल? सो वो यहाँ पे एक्चुअली जो जेएनवी या नवोदय विद्यालय होते हैं, वो पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एक हुआ करते थे। अब तो शायद उनकी संख्या बढ़ रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी, पर नॉर्मली रूल ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए। तो जो मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता था, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में जो नवोदय था वो था घटिया में या ये मतलब हाँ, उज्जैन से 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। तो गाँव से अलग एक पहाड़ी जगह पे बनी हुई है। वहाँ पे कैसा लगता था? मतलब जैसे आप पहले दिन गए, तो आपको कुछ अजीब सा लगा कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे गाँव में भेज दिया है, कुछ अनजान लोगों के साथ। अ, गाँव तो नहीं बोलूँगा कि गाँव में भेज दिया क्योंकि वो तो एक अपने आप में एक बाउंड्री और एक स्कूल था। तो वहाँ तो ना शहर की बात है, ना गाँव की बात है। वो तो अपने आप में एक स्कूल बाउंड्री थी, जहाँ पे आपको एक हॉस्टल वाली फीलिंग ज़रूर बोल सकते हैं कि जो आने लगी थी। और कुछ समय तक ऐसा लगता था कि अ कहाँ आ गए हैं, क्या है? थोड़ा एक गुमसुम जैसा माहौल रहता था, पर वो ज़्यादा समय तक नहीं चला मतलब हाँ, धीरे-धीरे आप एडॉप्ट हो जाते हो सिचुएशन को। वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बने? जैसे पहले दिन गए थे आप, तो पहले दिन से ही दोस्ती होने लग गई थी? हाँ, धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं, जैसे-जैसे आपकी पहचान होती जाती है। अच्छा, वहाँ जो आपके सीनियर्स रहते हैं, वो परेशान वगैरह करते थे उस टाइम, या न बोले नया बंदा आया है? एक्चुअली करते थे और थोड़ा मेरे साथ ज़्यादा हुआ। उसका रीज़न ये था कि मेरा वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, मैंने यहाँ बताया था। तो हमें वहाँ पे जो हॉस्टल्स होते थे, वो 2 ग्रुप में डिवाइड होते थे। जूनियर हॉस्टल्स, सीनियर हॉस्टल्स। जूनियर मतलब 6th, 7th, 8th तक जूनियर हॉस्टल्स। जो भी 6th क्लास के हैं, 7th क्लास के और 8th क्लास के हैं, उनके हॉस्टल्स एक साथ होते थे। वो सेम रूम, सेम हॉस्टल को शेयर करते थे और जो 9th, 10th, 11th, 12th है, वो सेम हॉस्टल को शेयर करते थे। अब मेरा वेटिंग लिस्ट में हुआ था, तो जूनियर हॉस्टल्स में वैकेंट पोजीशन नहीं थी जाने के लिए, तो हमें सीनियर हॉस्टल्स में भेजा गया था एक्चुअली। और अब 6 क्लास का बच्चा और बाकी सब 9, 10, 11, 12, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि वो परेशान करते थे, छोटा-मोटा काम भी कराते थे, बोलते थे कि हमारे लिए पानी भर के ला, हैंडपंप होता था, तो बोलते थे बॉटल देते थे हमें और बोलते थे कि जाओ हैंडपंप से पानी भर के लाओ, हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो सॉरी सो थोड़ा बहुत ये सब हुआ पर हम फिर धीरे-धीरे यूज़्ड टू हो गए। वो फिर एक जब आप चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि ठीक है, इट्स नॉर्मल। आपकी तो फिर दोस्ती भी उन सीनियर के साथ ही हुई होगी? हाँ, उससे ये बेनिफिट हुआ कि हम शायद थोड़ा अर्ली स्टेज में खुल गए थे, क्योंकि हमने थोड़ा एक अलग बिहेवियर देखते थे कि हमें कोई भी आके डाँट रहा है। जो कि नॉर्मली अगर हम जूनियर हॉस्टल में होते, तो शायद वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो उससे बोल सकते हैं कि कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें डेवलप हुई होगी। जैसा आप बता रहे हैं, वहाँ की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था? पुराने टाइप का था या नए टाइप का था? नॉर्मली अधिकतर नवोदय स्कूल की बिल्डिंग्स ऐसी होती है, नॉर्मली तो हमें क्या होता है कि आप बिल्डिंग पे प्लास्टर करते हो और पेंटिंग कर देते हो। वहाँ पे अधिकतर बिल्डिंग होती थी जिन पे आपने देखा होगा वो स्टोन्स आते हैं छोटे-छोटे। तो पेंट की जगह वो स्टोन्स की पूरी वॉल होती थी। अच्छा लगता था। उसमें ये है कि आपकी मेंटेनेंस भी नहीं होती है, आपको पेंट हर दूसरे तीसरे साल खराब होगा तो खराब दिखेगा। अब वो नेचुरल स्टोन्स अगर लगे हुए हैं ये तो हर हर एक नवोदय में ऐसे ही लगे रहते हैं? मैंने ऑलमोस्ट जहाँ तक वीडियो में, फ़ोटोज़ में या कहीं देखा है तो मुझे बिल्डिंग सिमिलर सी लगी है। हाँ, वो उनका एक थीम वो होगा। उनका एक थीम होगा कि इस पैटर्न में बनाना है। आप फिर वहाँ पे रुके, हुँ, मतलब आपकी दोस्ती वगैरह अच्छे से होने लग गई थी। हुँ। आपके सेम एज वालों से भी आपकी दोस्ती थी उस टाइम? हाँ, सेम ऐज वालों से भी थी, जो बड़े थे उनसे भी थी, जो छोटे थे उनसे भी थी। तो आप तो एक सीधे-साधे गए थे, तो वहाँ पे आपने कुछ मस्ती या शैतानी करी? बिल्कुल बहुत सारी शैतानी करी है और और एक्चुअली
जो आप बोल रहे हो कि जो हॉस्टल या बोर्डिंग, ये थोड़ा मैं बोलूँगा नॉर्मल आम हॉस्टल्स जो हम समझते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि आप जब भी हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, आपके मन में फीलिंग आती है, ओके, एक सिंगल रूम होगा, जहाँ पे 2 लोग रहेंगे, करेक्ट? यू विल शेयर रूम विद समवन एल्स, करेक्ट? इतना सा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा डिफरेंट था। एक बहुत बड़ा हॉल होता था, जिसमें सीमेंट के 24 बेड बने होते थे। सीमेंट के? या 12 इधर और 12 इधर, तो 24 बेड बने होते थे। वैसे ही ऐसा दूसरा हॉल होता था, उसमें भी 12 बेड इधर, और तो टोटल एक हाउस में 48 बच्चे रहते थे, सिंगल हाउस में, 2 हॉल में। तो हम जिस हॉल में हम सोते थे, बैठते थे, जो भी करते थे, वहाँ पे हमारे साथ 24 बच्चे और होते थे। तो वो एक बोल सकते हो, ये जो आम हॉस्टल की हम बात करते हैं, उससे थोड़ा काफ़ी डिफरेंट था। मतलब आप रात को उन्हीं के बीच में वहीं सोते हो, वहीं आप पढ़ते हो, सब कुछ वहीं कर रहे हो एक्चुअली। आप बात भी वहीं कर रहे हो उन 24 बच्चों के सामने, आप पढ़ भी वहीं रहे हो, आप सो भी वहीं रहे हो, आप जो करना है आप वो आप बोलते हो ना कि हमारी प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी लाइफ थी वही लाइफ थी। उस उम्र में आप घर से बाहर जाते हैं, हुँ। तो कुछ थोड़ा सा इमोशनल आपको हर्ट होता है, इमोशनली दुख दुख होता है कि यार मेरे मम्मी पापा नहीं आसपास, ये क्या चल रहा है मेरे आसपास, क्योंकि आप इतने मेच्योर तो रहते नहीं उस टाइम कि आप वो चीज़ को समझो। पढ़ाई में मन नहीं लगता है कुछ दिनों तक। तो वो कैसे क्या हैंडल करता है हर व्यक्ति जो वहाँ पर जाता है? अ, ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं है, जितने भी बच्चे वहाँ आते हैं, सेम चीज़ फ़ील करते हैं। कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो हर बंदे का अलग होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो घर की याद में रोते थे, कुछ ऐसे थे जो दुखी होते थे, कुछ ऐसे भी थे जो न्यूट्रल रहते थे, कुछ ऐसे भी होंगे जो खुश रहते थे। तो अलग-अलग वैरायटी के लोग होते हैं, पर ये है कि एक समय के बाद सब उस माहौल में ढल जाते हैं। हो सकता है किसी को 2 महीने लगे हो, किसी को 6 महीने लगे हो, किसी को 1 साल लगे हो, बट आफ्टर 1 ईयर ऑफ टाइम ऐसा नहीं लगता था कि कोई अलग है, कोई अलग है। सब एक जैसे ही परिवार, बिहेव करते थे। हाँ, परिवार टाइप। हाँ। अच्छा, उसके पहले तो आप क्या, जैसे आपको वहाँ से आने का तो अलाउ रहता नहीं है, क्या हुँ। आ सकते हैं? 2-3 साल में एक बार आने का रहता है ना? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ छुट्टी मिलती थी। एक तो ये है कि आप गर्मी की छुट्टी में आते थे, जो डेढ़ महीने की शायद छुट्टी पड़ती थी। आपकी जो भी मार्च-अप्रैल में एग्ज़ाम होती थी, वो गर्मी की छुट्टी में आप आते थे, और उसके अलावा दिवाली की कुछ छुट्टी मिलती थी। वहाँ का रूटीन बताइए ना थोड़ा। तो नॉर्मली 5 बजे उठना पड़ता था। थोड़ा ठंड और गर्मी के हिसाब से वेरिएशन होता था, कभी गर्मी में जल्दी उठना पड़ता था, ठंड में हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। पर एवरेज मान के चलो आपकी सुबह 5 बजे से लाइफ शुरू होती है। 5 बजे आपको उठना है, और उठाने के लिए जो पीटी टीचर होते थे, वो बिल्कुल सीटी बजाते हुए आ जाते थे हॉस्टल के बाहर। सब लोअर टी-शर्ट पहन के आपको रेडी होके बाहर जाना है। तो उसके बाद पहला पार्ट ये होता था एक्सरसाइज़ वाला। आपको रनिंग करना है ग्राउंड में, 2-3 राउंड लगाने हैं। आप राउंड लगाने के बाद सब बच्चों को एक जगह कलेक्ट किया जाता था, और वहाँ पर हमें एक्सरसाइज कराई जाती थी, डिफरेंट काइंड ऑफ। वो एक्सरसाइज ये जिम वाली एक्सरसाइज नहीं, मीन्स जो भी, हाँ, एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपका टाइम, आप हॉस्टल में चले जाते हैं फिर से, और वहाँ पे नहाना धोना करके आप रेडी होते हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला रहता है, 8 बजे से स्कूल शुरू होने वाला रहता है। तो आप स्कूल की ड्रेस वगैरह पहन के, और आपके ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है, तो आप ब्रेकफास्ट करने जाते हो, ब्रेकफास्ट करके आप स्कूल निकल जाते हो। फिर स्कूल आपका रहता है मान के चलो 1 बजे तक। 1 बजे के बाद आपकी स्कूल से छुट्टी होती है, आप फिर से हॉस्टल्स में आते हो, फिर आपका लंच होता है, आप लंच करने जाते हो। 2 बजे तक, 2:30 बजे तक आपका लंच चलता था। उसके बाद रेमेडियल क्लास होती थी, उसमें नॉर्मली ये होता था कि टीचर्स अवेलेबल होते थे क्लासेस में। आप फिर से खाना खा के क्लास में चले जाओ, 1 डेढ़ घंटे की जो भी है, और आपके कुछ डाउट्स हो, या आपको ऐसा लगता है कि क्लास में आप ठीक से समझ नहीं पाए हो, तो वहाँ टीचर अवेलेबल होते थे। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट की रेमेडियल क्लास होती थी, कभी मैथ्स की, कभी साइंस की, हिंदी, इंग्लिश, वॉटेवर, और आप डाउट क्लियर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। सो जो जो बच्चे जिस चीज़ में थोड़े कमज़ोर होते थे, मान लो हो सकता है मुझे मैथ्स ठीक से समझ में नहीं आती है, साइंस समझ में नहीं आता है, या लैंग्वेजेस क्लियर नहीं होती है, तो हम वहाँ बैठ के फिर टीचर से डिस्कस करते थे, और वो हमें समझाते थे। तो वो रेमेडियल क्लास चलती थी, और दोपहर के बाद शाम को फिर से आपकी एक्सरसाइज शुरू, 5-6 बजे के आसपास। नहीं, सॉरी,
बिफोर एक्सरसाइज गेम्स टाइम होता था। तो नॉर्मली 4 बजे से आपका गेम्स टाइम शुरू हो जाता स्नैक्स था। वगैरह? हाँ, सॉरी 4 बजे स्नैक्स मिलता था जस्ट बिफोर गेम्स जाने के पहले। वो कुछ भी होता था नॉर्मली। उस समय जो पॉसिबल हमें स्नैक्स मिलते थे वो होते थे पार्ले जी के, या तो 4 बिस्किट मिलते थे, या एक केला मिल जाता था, कभी संतरा मिल जाता था, कभी कचौरी मिल जाती थी, आ, कभी समोसे मिल जाते थे। तो इस टाइप के ब्रेकफास्ट होते थे नॉर्मली शाम के। और उसके बाद हम गेम्स के लिए चले जाते थे। गेम्स में अलग अलग गेम्स अवेलेबल थे, काफ़ी बड़ी जगह थी। आजकल तो मैं देखता हूँ कि स्कूल्स बहुत सारे इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें लगता है कि हर चीज़ प्राइवेट अच्छी है, करेक्ट, जबकि वो गवर्नमेंट स्कूल है। लेकिन इतनी बड़ी जगह होती थी कि हम मतलब हर गेम्स वहाँ लगभग अवेलेबल होते थे। बास्केटबॉल का अलग कोर्ट होता था, हैंडबॉल खेलने के लिए अलग जगह होती थी, वॉलीबॉल का अलग ग्राउंड था, क्रिकेट खेलने का अलग ग्राउंड था, प्रॉपर फुटबॉल के लिए अलग से जगह थी। मतलब जगह इतनी थी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जगह नहीं है, एक ग्रुप खेल रहा है, दूसरा ग्रुप साथ में बैठा हुआ है। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ थी। इंडोर गेम्स काफ़ी थे, चेस, टीटी और ये सारे थे। सभी के कोच हुआ करते थे अलग अलग? नहीं नहीं, कोच वगैरह नहीं थे। आपको चीज़ें अवेलेबल है, आप ग्रुप में वहाँ जाइए और खेलिए। जो हमारे गेम्स टीचर होते थे, आप उनसे सीख सकते हो वो सारी चीज़ें। पर नॉर्मली वही होता था कि सब बच्चे जो ग्रुप में ऐसा, जैसे आप बाहर कैसे खेलते हो बच्चे के साथ, कोई कोच नहीं आता है ना, उसी तरीके का था कि सब बच्चे वहीं हैं, आपके हाथ में बॉल थमा दिए ना। यू हैव टू प्ले एट दैट टाइम? करेक्ट करेक्ट। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बचपन में, खास करके कि गेम्स वगैरह में, तो मैं बहुत कम खेलता था। तो मैं घूमना ज़्यादा करता था। क्या उसके बाद का क्या टाइम था कि कब खाना है फिर? गेम्स हाँ, के बाद ही तुरंत शॉवर वगैरह लेके एक? गेम से आप उसके बाद हमारी काउंटिंग होती थी एक्चुअली, कि बच्चे सारे अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल है। एक वहाँ के स्टाफ की, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है स्कूल में। तो हाउस वाइज, हाउस बोलते थे हम एक हर और एक्चुअली हाउस के नाम जो है वो ऐसे थे, जो हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं इंडिया में, अरावली, नीलगिरी, उदयगिरी, उसके बेसिस पे हाउस के नाम थे। और जैसे ही गेम्स ख़त्म होते थे, हर हाउस के जो कैप्टन होते थे, हर हाउस में एक जैसे मॉनिटर होता है ना क्लास में, ऐसे समझ सकते हैं कि हाउस का भी एक मॉनिटर होता था, जो उस हाउस की काउंटिंग और रिपोर्ट देता था कि फॉर एग्जांपल एक हाउस में टोटल 40 बच्चे या 45 बच्चे, तो सारे बच्चों को उस समय इकट्ठा होना पड़ता था वहाँ पे। अब चाहे वो हाउस में हो, कुछ खेल रहे हो, कहीं पे भी हो, पर वो इसलिए कि मान लो कोई अगर मिसिंग है, तो हो सकता है बच्चा खो गया हो, कहीं और चला गया हो, तो वो एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है कि होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर सीधा डिनर? उसके बाद सब घर जाते थे, सॉरी घर नहीं, मतलब हॉस्टल जाते थे, और थोड़ा टाइम मिलता था आधे 1 घंटे का। उसके बाद डिनर शुरू हो जाता था। डिनर के बाद तुरंत सोना? डिनर के बाद आपका टाइम है, आप क्या करना चाहते हो, आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको सोना है सोइए। अच्छा, वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थी कि आपको पढ़ना ही है, या मतलब आपको होमवर्क करके ही आना है तो पिटाई वगैरह होना और ये सब? होमवर्क का सिस्टम तो मैंने नहीं देखा एक्चुअली वहाँ पे, थोड़ा खास करके मैं बोलूँगा, अ, होगा भी तो कभी बहुत कम देखा है एक्चुअली। ऐसा नहीं था कि डेली कोई टीचर हमें होमवर्क देता है और हम उसे करके आते हैं। बस वही होता था कि टीचर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारी कॉपियाँ होती थी, आपस में डिस्कस करते थे। आम दुनिया से अलग दुनिया है, तो वहाँ पे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है कि बच्चों से हो रहा है, टीचर से हो रहा है, वो कैसा रहता था मतलब? क्योंकि मैंने देखा है कि हर एक नवोदय का बच्चा आज भी है तो वो उनके टीचर्स को भी जानता है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके हर एक क्लासमेट तक को जानता है। एक ये आम दुनिया में ऐसा होना बहुत रेयर केस में होता है। तो वो उसका क्या कारण है कि वो इतना अटैच्ड और जुड़े हुए हैं आज तक? वो सिंपल सा रीज़न है, उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है तर्क। आप ऐसे समझिए कि आप स्कूल जाते हो, तो आप स्कूल में पढ़ते हो, घर आ जाते हो, करेक्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से कितना इंटरेक्ट करते हो जो आपके स्कूल में होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सकता है कि आपके पास में जो बैठा है उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, और बाकी समय में थोड़ी बहुत आप मस्ती कर लेते होंगे, पर आप 24 घंटे उनके साथ नहीं बिता रहे हो ना।
तो हमारे साथ वही चीज़ थी कि वो एक्स्ट्रा थी कि हम अगर खेल रहे हैं तो उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब नॉर्मल क्या होता है, आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल से तो अलग-अलग जगह से बच्चे आते हैं, और जब आप घर जाते हो तो आपके मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हो, ठीक है? या आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपके रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। पर वहाँ क्या था, अगर आप खेल रहे हो उन्हीं के साथ खेल रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो उन्हीं के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो उन्हीं के साथ पढ़ रहे हो। तो बच्चे वो एक कॉमन लोकेशन थी, वहीं कपड़े धोते थे, वहीं नहा रहे हैं, ठीक है? टोटल 6 वॉशरूम थी, जो 48 बच्चे शेयर करते थे। 6 वॉशरूम 48 बच्चे। हाँ, तो वहाँ नहाने वो के लिए। नहाने के लिए हाँ। तो शॉवर्स थे या वही हाँ, बाल्टी? हाँ, शॉवर रहते थे, बीच में शॉवर टूट जाते थे तो खुद लाके लगा लेते थे कभी-कभी। एक अलग ही माहौल रहता था वहाँ का, इसके कारण वो बॉन्ड आज तक बना हुआ है। ये क्या, आप ऑब्वियस सी बात है, आप इतनी अर्ली एज में किसी से इतना इंटरेक्ट कर रहे हो, इतना साथ रहते हो। नॉर्मली ये इतनी अर्ली एज में एक बच्चा सिर्फ़ अपने पेरेंट्स और अपने घर में जो उसके भाई-बहन होते हैं, उनके साथ रहता है, ठीक है? पर वो चीज़ आप उनके साथ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक एक बॉन्डिंग हो ही जाती है। लड़ाई वगैरह भी होती होगी? होती है लड़ाइयाँ भी। तो आमतौर कैसे लड़ाई होती है बच्चे की कि अच्छा किसी ने किसी को ज़्यादा इंजर्ड कर दिया हो और उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए हो, कभी हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसे इंजरी वाली तो नहीं बोलूँगा कि सर फोड़ दिया है या खून निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होता था। कुछ गिने-चुने ऐसे किस्से हो, अलग-अलग स्कूल्स में तो बात अलग है। पर नॉर्मली झगड़े होते थे, और झगड़े का तो एक ही रूल है कि कोई आपसे बड़ा है तो आप मार खा लोगे, छोटा है तो आप मार दोगे उसको। तो वो चीज़ होती थी। उसके बाद कुछ हाँ, पनिशमेंट वगैरह? हाँ, वो बाद में अगर टीचर को पता चलता था, जो भी वो डाँटते थे, मारते थे, जो भी होता था उससे अच्छा मारते थे उस टाइम टीचर्स वगैरह? बहुत मारते थे। अच्छा आपको मार वार पड़ी है कभी? मुझे तो बहुत मार पड़ी है। स्टिक वगैरह से या झाड़ू से जो आया हाथ में उससे? हाथ, पैर, डंडे-वंडे सबसे मार खाई है। हाँ कहाँ, पूरे शरीर पे, पीठ पे या बॉम पे? हाँ, पीठ पे भी खाई है, पीछे भी खाई है, सर पे भी खाई है, गाल पे भी खाई है। तो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग गलतियाँ करते थे, उसके लिए मार पड़ती थी। अच्छा, क्या क्या कुछ आपके भी खोलिए जरा राज के, आपने क्या क्या शैतानियाँ वगैरह करी है? अ, कुछ-कुछ किस्से जब जब मार खाई है वो ज़रूर याद रहते हैं, क्योंकि आप जब मार खाते हो भूलते हो, ख़ास करके जब ज़्यादा मार खाते हो। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो याद रह जाते हैं? एक बार था कि हम कुछ खिड़की में जो लोहे के डंडे होते थे, वो खिड़की को रोकने के लिए कि विंडो हवा से क्लोज़ ना हो जाए, तो हम वो सरिये तोड़ के पहले बचपन में हमें तो उसकी वैल्यू पता नहीं होती थी कि भैया क्या काम का है लोहा ये। अब वो तोड़ के हम लोहा लंगड़ वाले को बेचते थे, तो उसके बदले में हमको एक आइसक्रीम देता था। तो वो बाउंड्री पे ही ऐसे एक आइसक्रीम लेके आता था, वो बोलता था हमें लोहा दे दो, हम आपको आइसक्रीम देंगे। तो हमें तो ऐसा लगता था वाह यार, फ्री में आइसक्रीम मिल रही है, वो ये लोहा फ्री का है, पड़ा किस काम का है। तो बहुत सारे बच्चे हम ऐसे ही, पता चलता था अरे ये बेच रहा है, अच्छा आइसक्रीम आ रही है, चलो मैं भी बेच देता हूँ। अब टीचर को पता चल गया ये चल रहा है, पकड़ लिया, प्रिंसिपल को भी बुलाया और हमें बहुत मारा, मतलब 5-10 मिनट तक। उसके बाद में फिर खाई कभी आइसक्रीम? नहीं खाई उसके बाद, तो नॉर्मली एक एक चीज़ से आप मार खा लेते हो तो थोड़ा डर लगता है आपको, और वो चीज़ बंद भी हो जाती है। एक्चुअली वो पता चल गई थी तो वो स्कूल में भी ध्यान रखते थे कि कोई ऐसे इस तरह से आए ना, आइसक्रीम बेचने वाला ये वो इन चीज़ों से। तो बाहर का कोई पर्सन अलाउड हाँ, नहीं रहता? वो तो अलाउड नहीं था, वो तो बाउंड्री पे बैठते थे बाहर, और बच्चे उधर चले जाते थे और हाथ से या बाउंड्री से हमें दे देते थे आइसक्रीम ले लेते कभी थे। बंक करा आपने? स्कूल हाँ कभी आप बोले चलो घूम के आते हैं बाउंड्री को? वो तो काफ़ी लोग करते थे, मैं ही नहीं। हमने काफ़ी किया है, और ख़ास करके हम बंक करते थे मूवीज़ देखने के लिए। हाँ, तो हम आते थे उज्जैन मूवीज़ देखने। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना गेम्स टाइम होता था। सिर्फ़ वही टाइम ऐसा होता था कि जो हमारे पास होता था कि जिस पे हम कुछ कर सकते हैं। तो हम वहाँ से बैठते थे बस में, स्कूल जो भी टाइम होता था, 3 बजे का टाइम, 4 बजे का टाइम, और आते थे। और ख़ास करके जैसे जो छुट्टी वाला दिन होता था संडे, उस दिन आप क्या करो कि 1-2 बजे निकल जाओ, क्योंकि वो दिन तो पूरा फ्री रहता था, आपको कुछ स्कूल नहीं जाना है। तो आप 12-1-2 बजे जब भी आपको टाइम हो आप निकल जाओ बस से। हम उज्जैन, पास की सिटी उज्जैन थी, आधे घंटे में आप उज्जैन आ जाते थे बस से। तो उज्जैन में आप, अब जैसे आपको तो काफ़ी नॉलेज है उज्जैन का, तो हम कोयला फाटक पे उतरते थे बस से, क्योंकि वहाँ से 2-3
सिनेमा हॉल थे जो काफ़ी नज़दीक पड़ते थे। एक मेट्रो था, एक प्रकाश टॉकीज़ था, नरेन टॉकीज़ था, त्रिमूर्ति टॉकीज़ था। ये 4 टॉकीज़ थे जो कोयला फाटक से हम सिटी की तरफ जाते हैं। तो चारों आस-पास ही थे ये। तो सबसे बढ़िया लोकेशन वही थी और बस उसी रोड से निकलती थी तो हम वहाँ उतरते थे। जो पर्टिकुलर टाइम होता था 3 से 6 के मूवी अधिकतर जो हम मूवी जाते थे वो टाइमिंग यही होता था 3 टू 6 वाला या 12 से 3 वाला। क्योंकि रात को तो वापस हाउस मास्टर हाउस में आके काउंटिंग वगैरह और बच्चों को देखता था। रात की मूवी तो हम देख नहीं सकते थे। तो नॉर्मली या तो हम 12 से 3 का शो देखते थे या 3 से 6 का शो देखते थे। फिर शो देख के तुरंत भागना है। तुरंत भागते थे, बस पकड़ते थे और वापस आते थे। अच्छा, फिर वहाँ पे कभी पकड़ा है आपके यार, क्यों जाते हो बाहर? अलग-अलग बच्चे पकड़ाते रहते थे अलग-अलग टाइम पे। नहीं, मैं उस चीज़ में नहीं पकड़ाया। मैंने उन्हें मालूम तो था कि बच्चे जाते हैं। हाँ, जाते हैं। अब वो है कि कौन जिस किस्मत खराब रहती है तो पकड़ा जाते हो। ये मेन चीज़ रहती थी आपको टाइम पे जहाँ काउंटिंग हो रही है वहाँ नहीं पहुँचोगे तो शक पड़ जाता है। ठीक है। उसको मालूम था कि ये जाते तो हैं कोई ना कोई। हाँ, अब टीचर भी हर समय आँख गड़ा के तो नहीं बैठ सकते ना। पर ये है कि आप अगर समझदारी से करोगे तो आप टाइम पे पहुँच जाओगे और नहीं पकड़ पाओगे। खूब मूवीज़ भी देखी है आपने। मूवीज़ का तो मुझे काफ़ी शौक था बचपन से, तो काफ़ी देखता था मैं। पढ़ाई में कैसे थे मतलब आप? पढ़ाई में मैं एवरेज था। मैंने ये देखा है कि जो भी नवोदय में जाता है वो बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, जो कि एक आम बोर्डिंग स्कूल में भी सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा हो जाता है कि जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं, जैसे एक आम व्यक्ति कब बाहर जाता है, या तो 10th में जाएगा या 12th के बाद जाएगा। पर आप वहाँ पे 5th से कोई चले जाता है बोर्डिंग स्कूल में, तो उसके कुछ ऐसे न्यूरॉन्स बन जाते हैं या ऐसे ब्रेन में नए नए पैटर्न बन जाते हैं कि वो जब एक आम जीवन में आता है तो किसी भी कठिन परिस्थिति को अच्छे से झेल लेता है। ये बात तो बिल्कुल सही है एक्चुअली और मैंने इस चीज़ का कभी ध्यान नहीं दिया था। पर मुझे खुद लगता है कि उस चीज़ का मेरे जीवन पे काफ़ी अच्छा असर पड़ा एक्चुअली कि बहुत बार मतलब लोगों को लगता है कि ये चीज़ प्रॉब्लम है और मेरे लिए वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। मैं उसमें मतलब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, ठीक है, ऐसा। तो वो चीज़ें सब उस इतनी अर्ली एज में आप अकेले रहते हो तो उस टाइप की चीज़ों की आदत हो जाती है, ठीक है। आप छोटी-छोटी चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं लेते हो। आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तो वो चीज़ डेवलप हो जाती है। दूसरा आप बहुत जैसे कि बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं या अकेले रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार क्या है मतलब। तो वो चीज़ की भी एक हैबिट सी है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बोर हो रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं मतलब आप एक्चुअली मैं अगर इनडायरेक्टली अगर एक लाइन में बोलूँ तो आप किसी मुझ में वहाँ से एक जो क्वालिटी आई है वो ये है कि आप किसी चीज़ से बंधते नहीं हो। कि आपको एक चीज़ की आदत हो गई है या आप इस टाइप के बन गए हो, ठीक है। मुझे भीड़ में रहना भी अच्छा लगता है मुझे अकेले रहना भी अच्छा लगता है। दोनों चीज़ एन्जॉय करता हूँ। मतलब आप ज़्यादा किसी से इमोशनल अटैच्ड नहीं हो सकते हो। ऐसा नहीं है इमोशनल अटैच तो हम रहते हैं, पर ये है कि आप उस सिचुएशन को कितना झेल पा रहे हो, सिंपल सी बात है, वो सारी चीज़ें। आपसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैंने बताया कि हम हाउस में इतने बच्चे रहते थे, तो हम बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की हँसी-मज़ाक, किसी की हँसी उड़ाना, किसी की बेइज़्ज़ती करना, तो ये सब बहुत अर्ली स्टेज से हमने देखना शुरू कर दिया था। उससे डील भी करना ठीक है, उससे डील करना सीखा था कैसे करना है, ठीक है? आपके 10 लोग इकट्ठे मज़ाक उड़ा रहे हैं, सोचो कैसी चीज़ होती है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन आप बाहर नहीं देखते हो, है ना? पर वहाँ बहुत होता था ऐसा और वो ह्यूमरस भी होता था, कभी-कभी हम जान करके भी किसी का मज़ाक उड़ाते थे, पर उन चीज़ों की हैबिट हो गई। अब हमें ऐसा नहीं लगता था बाहर आके कि ये किसी ने हाँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो वाली चीज़ थी, देखा जाएगा, ठीक है। वो 12th तक रहते हैं स्कूल्स। मैंने देखा है वहाँ का एक भी बंदा ऐसा नॉर्मल नहीं है। मैंने वो अनएम्प्लॉयड तो है ही नहीं, सबसे पहली बात। एब्नॉर्मल है। मैंने नॉर्मल नहीं है, मतलब वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसा मैंने देखा है अधिकतर। तो उसका भी यही मेन रीज़न रहा होगा कि खुल जाता है व्यक्ति पूरा। थोड़ा रहता है आपको सोच से ही वो मतलब आप नॉर्मली बाहर हम क्या देते हैं बच्चों को कोचिंग भेज देते हैं सीधा डायरेक्ट। अब वहाँ अलग से कोचिंग वगैरह तो कुछ होती नहीं थी। जो आप है या तो आप आपस में आपके फ्रेंड से समझ रहे हो, उन्हें समझा रहे हो, उनसे समझ रहे हो, आपके टीचर से डिस्कस कर रहे हो। तो वो एक अलग से जो ट्यूशन वाली फीडिंग होती है वो नहीं थी। एक नेचुरल वे में जो बच्चा सीखता है, खुद से ट्राई करता है, दिक्कत आने में दूसरों से हेल्प लेता है, तो उस टाइप की चीज़ें थी। तो वो भी एक अपने आप में एक अलग चीज़ है।
और वहाँ पे कोई आपको ऐसा वो तो है नहीं कि डिस्ट्रैक्शन तो होता ही नहीं है वहाँ पे? हाँ, डिस्ट्रैक्शन की बात, अब जैसे मैं देखता हूँ, मुझे जैसे मेरी वाइफ़ भी है, वो बोलती है कि मुझ उसको ये कि अगर वो कुछ काम कर रही है, कुछ पढ़ रही है, तो उसे बहुत क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? जहाँ पे ज़्यादा शोर-शराबा ना हो, ठीक से वो कॉन्सन्ट्रेटेड काम कर पा रही हो। पर मुझे ये है कि वैसा नहीं है। अगर मुझे काम करना है, तो अगर शोर-शराबा है, मैं वहाँ पे भी कर लूँगा। जहाँ पे क्लटर है। क्लटर है, वहाँ भी कर लूँगा, जहाँ शांति है, वहाँ बैठ के भी करूँगा। तो वो सब चीज़ों की आदत नहीं है कि ऐसा ही होना और यहीं पे काम कर पाएँगे। हाँ, ये कुछ लोगों के साथ हो जाता है। हाँ। जैसे मुझे भी ऐसा है कि यार साफ-सफाई हो तो ही मैं पढ़ पाऊँ या कुछ हुँ। काम कर पाऊँ। तो ये अच्छा हाँ, वो पूरी एक जर्नी है। क्योंकि आप सोचो, आप हमेशा जो पढ़ते थे वहाँ पे, वो ऐसे ही पढ़ते थे ना कि एक रूम में 24 बच्चे बैठे हैं और वहीं पढ़ रहे हो। अब उनमें से 10 लोग बात भी करते थे, हो सकता है कोई मस्ती भी कर रहा हो। उसी शोर-शराबे में आप सारा काम कर रहे हो। तो उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपको उसमें जो रहना है, रहना ही है। या तो आप वहाँ से चले जाओ, या तो उनके बीच में रहना सीख लो। वही चीज़ और है। वो रहना सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। वहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह तो थी, तो आप पढ़ते थे वहाँ पे, आप बाहर का ज्ञान भी ले सकते थे। पर आपने ये कैसे डिसाइड करा कि यार मुझे ये वाला सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए आपके 11th में? अच्छा 11th में? 11th में अब जैसे आपको कोई समझाने वाला वहाँ पे टीचर्स वगैरह ही गाइड कर सकते थे और ना ही कुछ इतना एक्सप्लोरेशन था। तो आपने वहाँ पे कैसे ये डिसाइड करा कि यार मेरे को यही सब्जेक्ट लेना चाहिए, या वहाँ के उनकी तरफ से कोई मेंटर आपको बताते थे? अ, बहुत ज़्यादा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय कि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है या बायो में इंटरेस्ट है। इनिशियली जब 11th में सब्जेक्ट लेना था, तो मेरी इच्छा थी कि जब आप कंफ्यूज्ड मोड में होते हो, तो या तो आप दोनों छोड़ देते हो या दोनों लेने की कोशिश करते हो। तो मैं भी वही ट्राई कर रहा था कि आप दोनों सब्जेक्ट भी एक साथ पढ़ सकते हो, ये रूल होता है, ये आपकी इच्छा है। तो पहले मैंने ट्राई किया था, और इवन मैंने जो आपका नाम देते हो, तो मैंने बायोलॉजी के लिए भी दिया था और मैथ्स के लिए भी दिया था। पर 10-15 दिन के बाद मुझे बाकी सजेशन भी मिले थे और मैंने खुद भी सोचा कि क्या ये हेक्टिक तो नहीं हो जाएगा कि आप बायोलॉजी भी पढ़ोगे और मैथ्स भी पढ़ोगे। तो फिर मैंने फाइनल बनाया कि मैं मैथ्स ही लूँगा, ऐसा, क्योंकि स्पेशल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बायो में भी। अच्छा, जैसे वहाँ पे कुछ जैसे मेंटरशिप या कुछ काउंसलिंग वगैरह उनके तरफ से कुछ प्रोवाइड करी जाती ऐसा हो? ऐसा तो नहीं होता था, अभी नहीं पता है। थोड़ा बहुत यही है कि आप अपने टीचर से सजेशन ले सकते हो। अच्छा, सही। अच्छा, लाइफ आफ्टर बोर्डिंग स्कूल, वहाँ से आने के बाद अब आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, तो वो कैसी रहती है लाइफ? मतलब कैसे क्या सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हो, कैसे क्या हर चीज़ों से डील कर पा रहे हो? आप सालों से आपके परिवार वालों से या जो दूर के हैं रिश्तेदार हैं, आप कुछ फंक्शन अटेंड नहीं कर पाए, लोग आपको जानते नहीं हैं, कैसा लगता है मतलब वहाँ से आने के बाद? थोड़ा ये रहता है कि आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रहे हो और आपकी हर चीज़ लिमिटेड थी, ठीक है? आपके जो रिसोर्सेज थे या जो आपकी दुनिया थी, वो सिर्फ वो चार दीवारें थी, ठीक है? आपने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, बाहर क्या सोच है वो देखी नहीं थी, या समाज में क्या रीति रिवाज होते हैं ये सब पता नहीं थे, क्योंकि उनमें इन्वॉल्वमेंट था नहीं। तो थोड़ा काफ़ी समय तक मतलब मेरी दूरी रही है एक तरह से सोसाइटी से। और वो दूरी ऐसी नहीं है कि मैं भागता था सोसाइटी से, पर ऑटोमेटिक वो नेचुरली आप जिन लोगों के बीच में नहीं रहे हो, आपको हर चीज़ का टाइम लगता है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जब हम बोर्डिंग स्कूल में गए थे, तो एकदम से अडॉप्ट नहीं हुए थे ना, कुछ टाइम लगता है हमको वहाँ अडॉप्ट होने में भी। तो सेम चीज़ जब हम बोर्डिंग स्कूल से बाहर आए, तो हमें सोसाइटी में एडजस्ट होने में भी टाइम लगा कि किस तरह से लोगों से कन्वर्सेशन करना है, ठीक है? मैं मुझसे बात की नहीं जाती थी एक्चुअली में, चाहे फ़ोन पे हो या फ़ेस टू फ़ेस हो, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। क्योंकि नॉर्मली आप स्कूल में रहते हो तो क्या करते हो, आप हँसी मज़ाक की बात करते हो, किसी से मज़ाक मस्ती कर रहे हो, बस ये बातें होती थी। आप आपकी ऐज के बच्चों से क्या करोगे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें तो करते नहीं हो, ख़ास करके बचपन में, है ना? अब एकदम से आपको बड़ों के बीच में बिठा दिया जाए, आप क्या बात करोगे वहाँ? हाँ, तो मुझे फिर काफ़ी दिक्कतें आती थी बात करने में। आप नॉर्मली जब घर में होते हो, तो आपके घर में हो सकता है आपके दादा-दादी हो, आपके माता-पिता हो, आपके भाई-बहन हो, आपके कज़न ब्रदर हो,
तो आप उनके बीच में जीवन जीते हो। तो आपके साथ अलग-अलग एज ग्रुप के लोग होते थे। एज ग्रुप के तो जैसे स्कूल में भी होते थे, पर होते तो वो स्टूडेंट्स ही थे वहाँ पे सब। आपके कोई फैमिली मेंबर ऐसे तो रहते नहीं थे। तो आप नॉर्मली जिस तरह की बातें वहाँ करते थे, उस तरह की बातें आप फैमिली में आके तो कर नहीं सकते हो, ठीक है? तो बहुत बार तो ऐसा हुआ कि 2-2 3-3 साल तक मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता कि क्या बात करूँ मैं आगे अब? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हो कि आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? वहाँ आके मेरी पॉइंट सारे रुक जाते थे, बस खत्म। उसके बाद तो आपने कुछ कॉलेज वगैरह में परस्यू करा होगा। हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ उज्जैन से ही एमआईटी कॉलेज में इंजीनियरिंग एडमिशन लिया था। तो आपने क्या कर रखा है वैसे, बीटेक? हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई करी थी। यहाँ का भी फिर आपको अच्छा लगा होगा कि आप कॉलेज जा रहे हैं तो वापस फ्रेंड्स बन रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था कुछ नया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय से बाहर था। तो ऐसे कुछ ख़ास कुछ डिफरेंट फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं कुछ स्कूल में आ गया हूँ, कॉलेज में आ गया हूँ। और इस बार आप घर से भी जुड़े हुए हैं। घर से तो इतना नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उज्जैन में रह रहा था और घर दूसरी सिटी में था, नागदा में। पर हाँ, अब थोड़ा ये कि घर वालों से धीरे-धीरे मिलना-जुलना ज़्यादा शुरू हुआ, क्योंकि पहले आप साल में 1 या 2 बार मिलते थे। हालाँकि वहाँ पे आते थे पेरेंट्स मिलने, पर यूँ आपको घर जाना 1 या 2 बार ही मिलता था। अब थोड़ा आप रेगुलरली जाने लगे थे, वो होने लगा था, वो सारी चीज़ें। अच्छा, साथ में क्या है कि आप बाहर रहते थे, फिर तो आपको ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही थी। वहाँ पे तो आपको खाना बना बनाया मिल जाता था, यहाँ पे तो आपको खाना भी बनाना है। आपको 10 चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि यार किराया भी उसको टाइम पे देना है, और जहाँ पे रेंट से रह रहे हैं 17 चीज़ें एक साथ आती थी, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने हैं, ये सब चीज़ें। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में और ये सब? एक्चुअली वहाँ रह के बच्चा एक चीज़ सीख जाता है कि लोड नहीं लेना है, ठीक है? अब वो चाहे कोई सी भी चीज़ हो। अब वो ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग चीज़ हो जो आप कर रहे हो, या एकदम से कुछ नई चीज़ आ जाए। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, हर चीज़ का एक तरीका है करने का, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ दुनिया में हो रही है, या तो आप खुद से सीखोगे या आप किसी दूसरों से सीखोगे, पर वो चीज़ हो जाएगी। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और मैं ये पार्ट लाइफ़ के हर चीज़ में फ़ॉलो करता हूँ। कुछ भी चीज़ नहीं आएगी तो वो परेशानी वाली बात नहीं है। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं है, और बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आएँगे जो नए होंगे। बट आप उसमें इन्वॉल्व रहो, उसमें कंटिन्यूटी रखो, वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। अच्छा, आपने वो कंप्लीट करा, उसके बाद फिर आपका क्या प्लान थे कि चलो, आपने उस टाइम तो आईटी इतना बूम भी नहीं हो रहा था, फिर भी आपने मन से लिया था ये वाला फील्ड, या? मन से तो नहीं लिया था, और सही बात बोलूँ तो ना इतने अवेयर थे उस समय। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है एक्चुअली। अ, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। मैं काउंसलिंग में लेने गया था कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और मेरे नंबर कम थे थोड़े। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी स्टेट की इंजीनियरिंग के लिए, उसमें नंबर मेरे बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे वो सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और उस समय आईटी में रिसेशन आया हुआ था, 2008 की बात है। तो नॉर्मली आईटी और सीएस जो कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच थी, वो सारी वैकेंट रहती थी अधिकतर कॉलेजेस में। तो अब बचे ही वो थे, बाकी सब्जेक्ट मुझे मिल नहीं रहे थे, बाकी जो भी थे मैकेनिकल सिविल, तो बचे ही दो थे। एक एक शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, और एक कोई सा सब्जेक्ट था, तो फिर मैंने फाइनली ये चूज़ कर लिया। जैसे फिर आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तो प्लेसमेंट वगैरह तो उस टाइम थे नहीं, फिर उसके आगे का आपने? सो कॉलेज में मतलब इतना प्लेसमेंट वगैरह होता नहीं है वहाँ पे। गलती से 2-4 बच्चे हो जाए तो ठीक है। तो हमारी भी मतलब कोई प्लेसमेंट नहीं हुई थी। तो वही था कि आगे अब क्या करना है, जॉब वगैरह ये वो। तो एक तो था ये कि आप बाहर जाके जॉब सर्च करो, अ, और दूसरा मन में ये था कि मास्टर्स डिग्री के लिए। तो फिर मैंने सेकंड पार्ट चूज़ किया। उसका कारण ये था कि अ, मुझे एक चीज़ क्लियर हुई इंजीनियरिंग के समय पे, जो मैंने गलती करी थी ख़ास करके, कि आप बिना गोल के जब मेहनत करते हो, वो सारी मेहनत ख़राब हो जाती है एक्चुअली। तो अब मैंने वो सीख लिया था कि अब मैं जो मेहनत करूँगा, उसके लिए मेरा एक कुछ गोल होना चाहिए। बिना गोल के मैं रैंडमली कुछ भी नहीं करूँगा। और
उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जो भी कदम लूँगा फ्यूचर में वो मेरे खुद के सोचे समझे होंगे, ना कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है। तो फिर मैंने बैठ के काफ़ी सोचा अब क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने कॉलेज में इतना ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई-वढ़ाई ज़्यादा वो नहीं करा, ना जॉब के लिए इतना सोचा। तब मैंने सोचा कि अब मैं फिर से मास्टर्स डिग्री लूँगा, जिससे एक डिग्री भी होगी मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की। दूसरा मैं अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करूँगा जो मुझे करना है। फिर मैंने अपना इंटरेस्ट भी देखा कि सही में अभी तो मैंने एक रैंडम वे में सिलेक्ट कर ली थी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, पर अब मैं कॉन्शियसली होके उस चीज़ को चूज़ कर रहा था कि हाँ, अब मैं मुझे ये चाहिए ब्रांच और मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ। तो अब ये था कि अब मैं इतना सीख चुका था इंजीनियरिंग के बाद में, मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं सीखी। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे इंजीनियरिंग ने ये सिखाया कि मैंने इंजीनियरिंग में क्या गलती करी है और फ्यूचर में क्या करना है। इसके बाद मैंने फिर पटियाला में कॉलेज लिया और वहाँ से एमटेक करी। तो वहाँ पे भी वही सब लगा ही नहीं होगा कि मैं बाहर आ हाँ, गया हूँ। वो चीज़ तो मतलब कभी थी नहीं मेरे साथ कि यहाँ आ गया हूँ, वो है। वहाँ पे भी नए-नए चैलेंजेस आते रहे होंगे हर बार, क्योंकि एक बार हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपके पास कुछ इतने पैसे ना होते थे, फिर भी आपको कहीं एग्ज़ाम जाना है या कहीं ट्रैवल करना है तो आप विदाउट टिकट भी ट्रैवल करा है। कई बार आप किसी गलत ट्रेन में बैठ गए हैं और वो ट्रेन उस स्टेशन पे उसका स्टॉप नहीं है तो आप ट्रेन से भी कूदे हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें तो बहुत हुई हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब वो डर ख़त्म आपका हो गया था जीवन से एक प्रकार से। हाँ, मतलब ऐसी चिंता नहीं थी रहती थी छोटी-छोटी चीज़ों की। या ट्रेन से कूदना। अब अब उस समय की बात थी, अब तो मुझे डर लगता है, पर हाँ, उस समय कूद जाते थे। फिर आपका प्लेसमेंट हो जाता है। मुझे मालूम है कि आपका उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि मतलब आपकी वहाँ की अलग कहानी है कि जैसे कम पैसों में उस सिटी में आप सरवाइव भी नहीं कर सकते हो, इतने कम पैसों में आपका वो लगता है। तो वहाँ पर भी आपको जो पुरानी जगह है जो नवोदय से आपने करा वहाँ की अपब्रिंगिंग्स काम आती है। बिल्कुल काम आती है एक्चुअली। मैंने एक चीज़ देखी है, कुछ-कुछ चीज़ें बहुत जो प्रॉब्लम आती थी बाकी लोगों को, जो मैं काफ़ी इग्नोर कर देता था, खाने से रिलेटेड, ठीक है? या अगर आप जहाँ रह रहे हो रूम वगैरह कैसा है, उसकी क्वालिटी ठीक है, नहीं है, उन सब चीज़ों का मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था एक्चुअली। या खाने में टेस्ट नहीं है, खाना, क्योंकि बाहर के खाने की आदत हो चुकी थी। अब नवोदय में खाना तो अच्छा मिलता था, पर ऐसा था कि आप बोलो कि रोटी कभी आधी कच्ची भी मिलती थी, आधी पकी भी मिलती थी। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पकी हुई है, उसमें घी लगा के आपको मम्मी दे रही है, वो सब नहीं होता था। तो आधी कच्ची, आधी पक्की ऐसी रोटियाँ आप खाते थे, ठीक है? सब्ज़ी में कभी ये है कि कोई सब्ज़ी बन रही है, तो उसमें सब्ज़ी खत्म हो जाती थी, जैसे पानी-पानी रहता था, तो उससे भी खाते थे। कभी कोई टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, कुछ अच्छी सब्ज़ी नहीं लग रही तो भी खाना है। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप स्कूल को जाके ये नहीं बोल सकते हो कि अच्छा मुझे पालक की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो आज पालक की सब्ज़ी नहीं बनानी है, मतलब ठीक है? आपने सर्वाइव करना तो सीख लिया था। हाँ, अब जो आपको सामने दिया जा रहा है आपको खाना है, खत्म। तो वो चीज़ आ चुकी थी कि अब बाहर भी वही था कि अब सामने वाला जो दे देगा खा लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि आपके फ्रेंड्स के साथ सुना, क्योंकि जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं तो वो बताते हैं कि यार हम घर जाते हैं तो ये तो हमको टंकी का पानी पिला देता है। एक्चुअली वो आदत भी मेरी स्कूल से ही आई है। हमारे स्कूल में ऊपर एक वही पानी की टंकी होती थी, और हम नीचे नल नल चालू करते थे वॉशरूम में, हम वहीं से पानी पी लेते थे बहुत बार। वैसे तो हमारे यहाँ हैंडपम्प भी लगा था, पर कभी अगर ऐसे आलस आता था तो हैंडपम्प पे नहीं जाके हम वहीं से पानी भर के पी लेते थे। हालांकि वो पानी डेली रिफ्रेश होता था बाहर की टंकी से आके, मतलब जो एक एक सेपरेट सेंट्रल लोकेशन पे एक टंकी थी पानी की काफ़ी बड़ी, वहाँ से पानी उसमें फिल करते थे, उससे फिर बाकी हमारी वॉशरूम में आता था, तो हम उसी पानी को बोतल में भर के पी लेते थे। तो मेरी हैबिट वैसी ही थी। अब मैं कहीं पे मान लो उज्जैन में रह रहा हूँ और कहीं पे किराए से कमरा लेके रह रहा हूँ, तो वहाँ पे जो भी किचन में जो भी नल वगैरह होते थे उन नल को चालू करा, वही उसी से खाना खाने में बना लिया। कोई अगर घर पे मिलने आ रहा है उसको भी वही पानी, जब मैं वो पानी मैं पी रहा हूँ तो मैं वो दूसरों को भी, ऐसा नहीं है कि अलग से ला के दूंगा मैं दूसरों, मेरे लिए वो नॉर्मल था एक्चुअली। मेरे दिमाग में आता ही नहीं था कि मैं कुछ गलत पानी पी रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस वॉटेवर हो, पर ठीक है। हाँ, मतलब एक आपकी सब कुछ मेंटली है, आपने कभी उस बारे में ना तो सोचा। हाँ, वो दिमाग में था ही नहीं वो गंदा है। मुझे तो ये तब पता चला, वो लोग जब बोलते थे ये तो खराब पानी है, तब मुझे पता चला अच्छा ये खराब पानी है।
हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये पानी अच्छा है या खराब है। आप अगर मान लो 8-10 साल तक सेम चीज़ करोगे तो आप बाहर जाके ये थोड़ी करोगे कि ये खराब है, अच्छा है, वो चीज़ें। और वो भी उस टाइम पे जब आप हर कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, हाँ, तो वो आपका ब्रेन ही ऐसा ट्यून्ड हो जाता है। जैसे आप किसी बच्चे को रोज ही, अगर अपना भी कोई बच्चा है और उसको कुछ ऐसी चीज़ खाने की दोगे, शायद वो दूसरों के लिए गलत हो, पर हाँ, वो उसे तो वो एक्चुअली आप उसके हैबिचुअल हो चुके हो, नॉर्मल प्रोसेस है वो आपके लिए। ऐसे कामों में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। जैसे बाहर गए तो बोले यार पानी अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ पे भी आपने वही टंकी का ही पानी पिया होगा सब जगह। मतलब मैक्सिमम जगह तक मैंने बहुत टाइम तक मैंने वही चीज़ फॉलो करी। ये तो मैंने अभी जब से जॉब शुरू करी है, तब से मैंने ये जो बाहर से लोग पानी मंगवाना या आरओ वाटर होना चाहिए वो सब, हाँ, क्या शुरुआत कोई से। आपकी ऐसी वो बताइए कि जैसे आप वहाँ पर बाहर गए थे पहली बार, जिस कंट्री में आपकी सैलरी से ज़्यादा का सर्वाइवल अमाउंट है, वहाँ पे क्या आपने ऐसा सर्वाइव, मतलब कैसे सर्वाइव करा? इतना टफ नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे भी सब एडजस्ट हो गया था। कुछ हम शुरू में जब मैं बैंगलोर गया तो 5-1 हज़ार किराए के कमरे में रहते थे, और खाने का कुछ इतना ही आता था, तो 10 हज़ार में सरवाइव कर जाते थे। बाकी थोड़ा बहुत पैसा बचता था उस समय। फिर वहाँ से आपकी, मतलब लोगों से नेटवर्क बनाना, एक ऐसी अनजान जगह पे जहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं है, तो वहाँ पे कोई एक आम इंसान नेटवर्किंग करना चाहे या फ्रेंड बनाना चाहे तो कैसे क्या बनता? वहाँ पे काफ़ी कुछ कुछ फ्रेंड ऑलरेडी थे एक्चुअली। सो कॉलेज का मेरा एक फ्रेंड था जो ऑलरेडी वहाँ था, तो वहाँ बात हुई, फिर मैंने कंपनी चेंज करी और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी प्रोफाइल में आगे बढ़ूँ। तो काफ़ी पढ़ता था, मतलब मैं खास करके मैंने इनिशियल डेज में, नॉर्मली जॉब ज्वाइन करने के बाद लोग पढ़ते नहीं है, नहीं करते, पर मैं उस समय ज़्यादा पढ़ रहा था एक्चुअली। जितनी पढ़ाई मैंने कॉलेज में नहीं करी है उतनी पढ़ाई मैंने जॉब के बाद करी है एक्चुअली, क्योंकि उस समय मुझे एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, तो दूसरा मुझे उस चीज़ से स्ट्रगल करना था। और अ, मैं इवन कोचिंग लगाई है, कोचिंग जाता था पढ़ने, सुबह 6 बजे जल्दी उठ के, तो 7 से 8-9 की कोचिंग करता था, फिर कंपनी जाता था, तो वो सब चीज़ें करी, क्योंकि वो वन टाइम है। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके नॉलेज के लिए एक्चुअली। और फिर वो धीरे धीरे आपने सब हाँ, कुछ कर ही लिया। ये तो इन जनरल सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी हो, चाहे किसी भी प्रोफाइल में वो जॉब कर रहा हो, उसकी कुछ भी जॉब हो, वो कुछ भी काम कर रहा हो, आपको अपना सैलरी का 5 to 10% आपकी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपकी एज जो भी हो, चाहे आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, वो मैटर नहीं करता है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपनी फील्ड का सीखते रहना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है मैं हमेशा कुछ पढ़ने की लिखने की वाली बात कर रहा हूँ, आप जिस भी फील्ड में हो। जैसे आपका काम है, आप वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको अपना एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए लर्निंग का, जो आप उस पर इन्वेस्ट करोगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि काश अगर आपने वो वाली उस इन्वायरमेंट में नहीं रहते तो शायद ही आप कुछ इतना आप अपने आप को खींच पाते, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो बाहर निकलता है तो वो बोलता है कि यार वही आपने बोला कि मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रूम अच्छा नहीं लग रहा है। अधिकतर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हर जगह अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम सबका इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि यार हम ज़्यादा खर्च कर दें, और वो उन्हीं में उलझ जाता है और फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। एम्बिशंस है लेकिन डायरेक्शन गलत हो जाती है। तो हमें वो माहौल सिखाता है, जैसा कि आपको भी सिखाया उसने, कि बिल्कुल ऐसे माहौल में रहो कि जो आसपास की चिंता नहीं करनी है, खुद पे ही फोकस्ड रहना है। एक्चुअली वो वर्ड भी गलत है कि चिंता नहीं करनी है। एक्चुअली आप किसी और तरीके से, आपकी जीवन की फिलोसॉफी थी, तो आप ऑलरेडी नेचुरली वो फॉलो कर रहे हो। आपके दिमाग में ये चीज़ आ ही नहीं रही है कि आप दूसरों की केयर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आपका बस एक जीवन का वे है जो आप फॉलो कर रहे हो। तो ऐसा दिमाग में कुछ आता ही नहीं था कि हम अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ये थे कि हम क्या कर रहे हैं वो करते जा रहे थे बस। हाँ, हाँ, वही जैसे कि एक आर्मी मैन को सिखाया जाता है कि आपको जहाँ भी कुछ टाइम मिले, जैसे उनको भी जंगलों में ही वॉशरूम मतलब जाना पड़ता है, जो मिले वो खाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक आर्मी मैन एक सोल्जर जैसी मेंटलिटी हो जाती है।
उसी से फिर हम जीवन में आगे ग्रोथ कर पाते हैं। ना सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर की, बट इवन जो आप अपने जीवन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं उनमें भी अ, मुझे कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता है कोई डिसीजन लेने के बाद कि मैं डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, क्या मैंने गलत ले लिया है, ये ले लिया है। एक जब भी मैं एक डिसीजन लेता हूँ उसमें मुझे एक कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, ठीक है। एक वो सोच नहीं आती है कि लोग क्या सोचेंगे, या उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। वो सारे मेरे लिए एक सेकेंडरी पॉइंट है। एक्चुअली अगर किसी ने मना कर दिया है तो भी करना ही है। अगर आपने एक बार सोच लिया है कि वो चीज़ सही है और आपको करना है तो करना ही है। अब वो चाहे आपके फैमिली के लोग बोले, कोई और बोले, या आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो, वो सब मुझे लगता है कि दे आर एक्सक्यूज़। आपने एक बार चीज़ ठान ली आपको करना है, देन गो फॉर इट। तो वो बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे आए थे जब लाइफ में, जैसे कि वही मैं बता रहा था कि अब जब एमटेक वगैरह भी मैं करने गया था तो जैसे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उस समय नॉर्मली ये विचार आते हैं लोगों के कि मैं क्यों जाऊँ पढ़ने जब ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है फैमिली की। तो पर मेरे माइंड में वो सब विचार नहीं आते थे, मैं उन चीज़ों के लिए इमोशनल नहीं होता था, क्योंकि मेरे माइंड में यही रहता था कि जो चीज़ करना है वो करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रीज़न। तो उन चीज़ों से के लिए मैं बोल सकते हो अनइमोशनल था एक्चुअली। जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम तो पढ़ने जाओगे तो पेरेंट्स को कितनी तकलीफ होगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हर कोई अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। आपको उस चीज़ में इमोशनल होगे तो आप अपना काम कैसे कर पाओगे, ठीक है। एक छोटा सा कहावत है, कहीं मैंने पढ़ी थी रिसेंटली, एक फ्रेंड ने बताई थी मुझे कि अ, एक पिताजी 20 रुपए बचाने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, और एक बच्चा 5 मिनट बचाने के लिए 50 रुपए दे देता है। और ताज्जुब की बात ये है कि दोनों अपनी जगह सही है एक्चुअली। तो हमें इस चीज़ को समझनी पड़ेगी कि अ, आपको अपनी लाइफ के डिसीजन इन चीज़ों को लेके नहीं कर सकते हो कि अच्छा ये आपको किस पे दया आ रही है, या आप अच्छा कुछ भी ऐसे विचार ला रहे हो इमोशनल वाले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमोशनल होना गलत है, पर आप ये सोचो कि आप एक चीज़ को छोड़ रहे हो किसी चीज़ के रीज़न से, वो छोड़ने के कितने सारे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। आप ये सोच के पढ़ाई छोड़ रहे हो कि अच्छा मेरे घर पे इनको तकलीफ होगी, ये पैसा कहाँ से लाएँगे, ये सब सारी चीज़ें सोच सोच के आप पढ़ाई छोड़ दोगे, तो आप ये सोचो हो सकता है पढ़ने के बाद आप अच्छी जॉब ले लो, अच्छा काम कर लो, वो सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ मिलने वाली है, वो सब आप छोड़ रहे हो, समझ रहे हो? तो आप जब भी ऐसे कुछ डिसीज़न लेते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक चीज़ तो पा रहे हो, पर आप क्या खो रहे हो, आपको उस चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये सब कुछ आपने नवोदय में ही सीख चुके थे आप ये सब करना? हाँ, तो क्या मतलब आप क्योंकि आपको आदत हो गई थी कि सारे डिसीज़न आप ले रहे हो। अब एकदम से आप अलाउ नहीं कर रहे हो कि सोसाइटी आपके डिसीज़न ले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बचपन से घर में हो, तो आपके डिसीज़न सब लेंगे ना। आपके पेरेंट्स लेंगे, आपके पड़ोसी भी लेंगे, आपके रिश्तेदार भी लेंगे, आपके भाई-बहन भी लेंगे, और सब कुछ ना अब वहाँ पे जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, आप खुद ही करते थे। तब आदत हो गई थी खुद से सोचने की और खुद से करने की। आप भी एक पेरेंट बन चुके हो, तो क्या आप खुद सोचते हो कि यार आपके बच्चों को आप उसी माहौल में भेजें जिससे वो एक दुनिया के लिए एक मजबूत बन सके, वो मतलब इस बाहरी दुनिया के लिए? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कुछ डिसीज़न ही ना लेना पड़े। जितना हो सके बच्चा खुद डिसीज़न ले वो अच्छा है। अच्छा, नहीं पर उस हाँ। टाइम पर भी आपके लिए तो आपके पेरेंट्स ने डिसीजन लिया था। हाँ, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ कि मैं उस काबिल बनाऊँ कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सके, और वो जितना जल्दी हो सके मैं चाहूँगा वो हो। चाहे वो 5th क्लास से हो, 6th क्लास से हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं हर बात पे बैठ के सजेशन दूँ, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, जीवन में क्या चीज़ सिलेक्ट करना है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपके शादी से रिलेटेड हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को सजेशन दूँ। हाँ, सजेशन मतलब मैं सुझाव वगैरह दूँगा, सुझाव दे सकते हो आप चीज़ों से रिलेटेड, पर मैं नहीं चाहता हूँ मैं डिसीज़न लूँ।
हाँ, मैं उसके बिहाफ़ पे डिसीज़न नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो इस काबिल बने कि वो ये सारे डिसीज़न लेने लायक हो। हमें जो दर्शक देख रहे हैं उनकी अधिकतर आपके ही एज के हैं वो और मेरी एज के हैं, तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर वो भी पेरेंट्स बनते हैं या बनने वाले हों, तो क्या उन्हें मैंने बोर्डिंग स्कूल जैसा माहौल या वो देना ज़रूरी है, या एक नॉर्मल माहौल में भी हम वो वाला क्रिएट कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिले, ठीक है? बोर्डिंग स्कूल एक कॉन्सेप्ट है, उनकी एक फ़िलॉसफ़ी है, उनके जीवन के रहने का तरीका है वहाँ के लोगों का। पर ज़रूरी नहीं है कि वो फ़िलॉसफ़ी, वो तरीका आप अपने जीवन में नहीं अपना सकते हो। और ये सिर्फ़ बोर्डिंग स्कूल से रिलेटेड नहीं है, हर चीज़ की है। हर चीज़ आप अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकते हो एक्चुअली। वो एक तरीका है। उस तरीके को अगर आप जीवन में फ़ॉलो करोगे तो वो चीज़ फ़ॉलो हो जाएगी। कैसे हो सकती हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे को अगर मान लो वहाँ पे हम कोचिंग नहीं भेजते हैं, क्योंकि वहीं पे रहना पड़ता है तो खुद से पढ़ना पड़ता है। आप बच्चों को उसमें आदत डाल सकते हो कि आपको कोचिंग नहीं जाना, आपको खुद ही पढ़ना है, आपको खुद समझना है। हो सकता है उसमें टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन ज़्यादा लग जाएँगे शुरू में, हो सकता है 1 साल तकलीफ़ आए, हो सकता है 1 साल परसेंटेज कम बन जाए, पर आप उसको वो चीज़ें सिखा सकते हो। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहीं जाना है। हाँ, तो आप 90% बनाने की जगह 70% ही बनाओ, पर आप उस साल में उस बच्चे में वो काबिलियत डेवलप कर देंगे जो फ्यूचर में काम आएगी। कहीं न कहीं मतलब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है वहाँ। हाँ, इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, ना कि उनके बिहाफ़ में आप सारी चीज़ें करें। हाँ, मतलब उनको एक ऐसा ऐसा उनका मैकेनिज़्म हो जाए कि यार हाँ, वो खुद को ही अपने आप को इतना एक एडल्ट की तरह देखे कि हाँ, मैं सारे डिसीज़न ले रही हूँ, वो डिसीज़न के रूप में वो इंडिपेंडेंट हो जाए। मैं आजकल देखता हूँ, मतलब आजकल क्या, काफ़ी समय से मैंने ये चीज़ देखी है कि अ, नॉर्मली हम बच्चे को अगर 1-2 दिन भी अगर छुट्टी हो जाती तो हम डरने लगते हैं, अरे छुट्टी हो गई, पढ़ाई छूट गई, होमवर्क छूट गया। मुझे लगता है वो एक डर है जो हम पेरेंट्स का डर है जो कि हम बच्चों पे थोप रहे हैं एक्चुअली। अगर आप 365 दिन स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि थोड़े समय की छुट्टी लेने से, कुछ लेने से आपकी अगर पढ़ाई बर्बाद हो रही है, तो ये गलत सोच है। इसका मतलब ये है कि आपने बाकी समय क्या किया है? ठीक है, आप 65 दिन ना भी पढ़ो, तो आपके 300 दिन तो थे, आप उसमें क्या कर रहे थे? ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ये सोसाइटी में बच्चों में डर पैदा करती है कि आपने छुट्टी ले ली, आपने पढ़ाई नहीं करी, वो नहीं करा। हमें तो एक्चुअली इस टाइप की एजुकेशन होना चाहिए, या इस टाइप का आपकी लर्निंग होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम टाइम पे डिपेंडेंट ही ना रहो पढ़ाई के लिए एक्चुअली। 300 दिन कम नहीं होते हैं। आपको ज़रूरत क्या है कि आप आखिरी दिन डरे-डरे पढ़ रहे हैं, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। आपको पता है कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, आप अपने जीवन को इस तरह से प्लान करें कि आपको ना डर हो, ना किसी चीज़ का भय हो। आपके डिसीज़न सब आपके हाथ में हैं। उसके बाद भी आप अगर छोटी-छोटी चीज़ों को लेके डरते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आज आप स्कूल पास आउट कर जाएँगे, कल से आप सोसाइटी में जाएँगे, कल से आप जॉब करेंगे। ये डर आपके साथ-साथ जाएगा हर जगह। मतलब सारा खेल हमारे सोचने का ही है, सब खेल हमारी सोच का है। और इस सोच को कैसे बदलना है आपने काफ़ी हद तक हमें बताया। नहीं, मैं बताने वाला कौन होता हूँ? मैं तो खुद एक आम इंसान हूँ। पर ये है कि हमें सोचते रहना चाहिए कि हमारी सोच को कैसे डेवलप किया जाए, किस तरह से आगे ले जाया जाए। आज हमारी सोच का, हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम हमेशा जो हमारा मेन फ़ोकस होता है, वो होता है लाइफ़स्टाइल बढ़ाने पे। कि आज हम गरीब हैं, कल हमारे पास बाइक आ जाए, फिर हमारे पास कार आ जाए, फिर ये आ जाए। वो फ़ोकस होना ज़रूरी है, पर हम जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोकस होता है, उसको हटा देते हैं कि हमारी सोच का स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। असली में ग्रोथ मटेरियलिस्टिक कुछ हद तक होनी चाहिए, पर सेल्फ मेंटल स्टेट पे आपकी ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी। मटेरियलिस्टिक इज़ काइंड ऑफ ऑप्शनल थिंग, जो हो ना हो, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको उन चीज़ों में कितना इंटरेस्ट है, वो पैरेलल चल सकती है। पर मैं बोलूँगा कि जो सोच का स्तर है, वो समय के साथ बढ़ते रहना चाहिए। आपको खुद की सोच पे एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी सोच कहाँ थी और कहाँ है अभी। तो आपने हमारी सोच को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब आप एक आपने सजेशन भी सबको दे दिए हमें कैसे क्या
खुद को बढ़ाना चाहिए और कैसे क्या एक छोटी सी चीज इम्पेक्ट कर सकती है हमारे पूरे जीवन पे, जिसमें आपके ऊपर एक बोर्डिंग स्कूल ने करा था और जो कि काफ़ी पॉपुलर है हमारे यहाँ, नवोदय स्कूल। बड़ा अच्छा लगा आपने आपके जीवन के इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करे और आई होप ये वाली वीडियो सभी नवोदियंस देख रहे हैं और उन्हें भी थोड़ा प्राउड फील हो के उनकी मेंटलिटी और एक आम व्यक्ति की मेंटलिटी में बहुत अंतर है। बड़ा अच्छा लगा पीयूष भाई आपके साथ बात करके। हम आगे चलकर भी कुछ अच्छे टॉपिक्स पर आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि आपके सोचने का तरीका हम सभी से थोड़ा सा अलग है। जुनैन, एक्चुअली इस पॉइंट पर डिस्कस करके काफ़ी अच्छा लगा। तुम्हारे क्वेश्चन भी काफ़ी क्यूरियस और रिलेवेंट थे एक्चुअली में। और वो इसलिए थे क्योंकि मैं नवोदय की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था अच्छा और मेरा हुआ नहीं था, और अधिकतर मैंने मेरे पेरेंट्स से सुना है कि यार तुझे वहाँ जाना था यार, देखो उनकी लाइफ ऐसी हो रही है, वो हो रही है, तो ये कारण था। ठीक है, ये वापस से वही थिंकिंग है कि हम सुन के उन चीज़ों से कितना प्रभावित हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी अच्छी जगह होंगे, पर मैं उस चीज़ को देख के रो तो नहीं सकता हूँ ना। आपको आपके पास क्या है उससे बेस्ट निकालना है, सिंपल सी बात है। आप ये चीज़ रिग्रेट नहीं कर सकते हो कि 10 साल पहले मेरा इस चीज़ में नहीं, मेरे पास रिग्रेट नहीं है, बट क्यूरियोसिटी है मेरे पास। हाँ, that's fine। सो मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ। बिल्कुल। अगर आपने यहाँ तक ये सेशन देख लिया है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भी पॉडकास्ट चैनल पे हमें देख रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूज़िक या ऑडिबल पे, तो हमें 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम हमारे सारे एपिसोड्स एक आम दुनिया के हीरोज़ के साथ लाते हैं।